जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है इसे बहुत से लोग टफ मानते आए हैं, बाकी ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं, और ये मान के चलिए लगभग इसकी 10 क्लासें रहेंगी। और अगर आप इसे रेगुलर पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, या फिर हम इसकी 10 घंटे की सीधी एक क्लास बना देंगे। क्लियर? तो जो भी फिर आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सरल है। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में पहली बात तो ये है कि ये जो संबंधित है तो ये संबंधित है आपके सिंपल इंटरेस्ट से। क्लियर? 100% संबंधित है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पे सिंपल इंटरेस्ट बनता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तो भी अपन करेंगे बहुत आसानी से। तीसरी बात, आपको थोड़ा रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेशियो यानी अनुपात, नहीं भी होगी तो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बस साथ में करते रहें, जुड़े रहें। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वैसे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो सिंपल इंटरेस्ट से आए अथवा ना आए। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट से आए अथवा ना आए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज से तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो पहले तो बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें आपको मूलधन दिया रहेगा, हमें दर दी रहेगी, टाइम दिया रहेगा, इजी था, और हम उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे या फिर मिश्र धन निकालेंगे। दूसरा, हम आपका धन हो जाएगा, आपको मिश्र धन दिया रहेगा, मूलधन बताना होगा। ठीक है, और भी टाइप है, और जैसे कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो 6 महीने वाले, अर्धवार्षिक, वार्षिक, 6 माही, तिमाही, 1 माही, 2 माही, सब अपन करेंगे टाइप। इसके बाद जो हम टाइप करेंगे कवर, तो वो करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यानी आपने देखा होगा ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, या फिर अंतर दिया रहेगा, अंतर से हमें निकालना पड़ेगा कि अंतर दिया है इतना और मूलधन कितना होगा। ठीक है, सभी प्रकार के हम इसमें क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और नहीं आएंगी तो अपन देख रहे हैं। ठीक है, बाकी हम आपको इतनी आसानी से, इतनी सरलता से पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक बार और रिवाइज करना पड़ सकता है, और साथ में आप क्वेश्चंस भी लगाते जाएं। क्लियर? और हम जो मेथड पढ़ेंगे इसमें, तो मेथड मिनिमम 4 मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकेंगे, ये हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, 4 मेथड मिनिमम। एक तो देखें फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से तो हम नहीं कराएंगे। ठीक है, ना फॉर्मूले से हमने कराई है मैथ, और ना हम कराते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक मेथड होगी आपकी जिसे बोलते हैं आप रेशियो मेथड। ठीक है, अनुपात वाली। तीसरी मेथड होगी हमारी ट्री मेथड, या फिर अपन उसे बोले तो नेटवर्क मेथड। ऐसा नहीं बोल सकते, बाकी ट्री मेथड ठीक है। क्लियर? यानी कि शाखाएं टूटती जाए, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। क्लियर? ऐसा बोल भी सकते कि नेटवर्क मेथड की ब्याज पे ब्याज। चौथी रहेगी आपकी ऑप्शनल, यानी हम आपको ये भी सिखाएंगे कि ऑप्शन से आंसर कैसे लाएं। क्लियर? ऑप्शन से भी आप बहुत आसानी से आंसर लाएंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले आपको कुछ फ्रैक्शन आने चाहिए। ठीक है, जिनका हम यूज करेंगे, तो हम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो आप भी साथ में रिवाइज करते जाना उनका। क्लियर? जैसे मान के चलिए 1% को अपन क्या लिखते थे? 1% यानी 100%। 1/2 को अपन क्या लिखते थे?
50%। क्लियर। 1/3 को क्या लिखते थे? 1/3 को 33 सही, 1/3%। 1/4 को क्या लिखते थे? तो 1/4 को लिखते थे हम 25%। 1/5 को क्या लिखते थे? तो 1/5 को लिखते थे 20%। क्लियर। इसके बाद 1/6, तो 1/6 को अपन क्या लिखते थे? 16 सही, 2/3%। 1/7 को क्या लिख सकते थे? तो 14 सही, 2/7%। 1/8 को क्या लिखते थे? तो 12 सही, 1/2%, या 12.5%। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 1/9। 1/9 को हम क्या लिखते हैं? 11 सही, 1/9%। 1/10, 1/10 को हम क्या लिखते हैं? 10%। 1/11, तो देखें ये आपको आती हैं चीज़ें पहले से, बस आपको रिवाइज करा रहे हैं इन सब चीज़ों का। और जिनको नहीं आती हैं तो वो लोग भी देख लें। जैसे अगर हमसे बोला कि 1/5 को परसेंट में चेंज करके बताओ भाई साहब, ठीक है, सॉरी 20% को 1/5 में चेंज करके बताओ। क्लियर। तो 1/, अपन क्या करेंगे, या फिर 20% हटेगा, कितनी आएगी बटे में? 100। ठीक है, परसेंट हटा बटे में आए 100। तो फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया? 1/5 भाग। अगर हमसे बोलें कि 1/5 को करो आप सॉल्व किस में, तो वापस परसेंटेज में लाओ। क्लियर। तो 1/5 को जब हम वापस परसेंटेज में लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में आएगा 100, इस 100 बटे में आएगा गुणा में, यहाँ पर बन जाएगा 100/5। 5 से कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 20%। इतना क्लियर। ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, या नहीं कर सकते? ठीक है, तो क्यों कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बेसिक बता चुके थे कि इसका मतलब होता है ए के बटे B/C, यानी इसका मतलब होता है A/B/C। इनको पलट देते हैं तो बन जाता है AC/B। तो हमने कुछ नहीं किया, ए हमारा 1 था, इसका गुणा किया, 5 से डिवाइड किया, 20%। क्लियर। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, आप उल्टा भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर। अब देखें 1/11 को हम क्या लिखते थे? 1/11 जब 100 का गुणा करते थे तो आता था 9 सही, 1/11%। 9 सही, 1/11%। 9 सही, 1/11%। 1/12 को क्या लिखते थे? तो 1/12 को जब हम सॉल्व करते थे तो आता 12×8 = 96, फिर बचता था 4/3, यानी अपन इसे लिखते थे 2/3। 1/13 के लिए क्या लिखते थे? तो 1/13 के लिए लिखते थे अपन 13×7=91, 9/13%। इतना क्लियर। 1/14 के लिए तो 14×7=98, यानी 2/7%। इतना क्लियर। इसके बाद 1/15 के लिए 15×6=90, 10/15, तो अपन क्या करते थे? 2/3। 6 सही, 2/3। इतना क्लियर। ये अब आपको थोड़े बहुत इनको रखना है, माइंड में सेट करना, और इनका यूज करेंगे जब तो और बेहतर आएगा। 16×6=96 बचा 4, तो ये बन जाता था 1/4। इतना क्लियर। इसके बाद देखेंगे 1/17, तो इसे क्या करेंगे अपन? 17×5=85, बचता था 15/17, तो इसे लिखते थे 5 सही, 15/17। हमने आपको परसेंटेज बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। क्लियर। तो यहाँ पे 18×5=90, यानी 10/18। जब इसे भी हम सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? 5/9 लिख देते थे। क्लियर। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे 5/9, 5/9%। 1/19, तो 1/19 को लिखते थे 19×5=95, 5/19%। इसके बाद 1/20 की बात आती थी, तो 1/20 को क्या लिखते थे?
5%। इतना क्लियर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई सब परसेंटेज क्यों पढ़ा रहे सर आप। क्लियर। तो परसेंट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसका आपको थोड़ी देर में फर्क समझ में आएगा। क्लियर। आपको बहुत आसानी से हम इन तरीके से करा देंगे। क्लियर। जैसे मान के चलिए हमसे किसी ने बोला 1/5, तो अभी तक हम इसके बारे में कितना जानते हैं, कुल हम इतना जानते हैं 1/5। किसी ने बोल दिया कि 1/5, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं क्या कि 5 का एक हिस्सा। इतना क्लियर। यानी 5 का एक हिस्सा। अगर कोई हमसे बोले कि 20% का ब्याज, क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, 20% बराबर लिखते तो 1/5 है, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1। यानी 5 पे अगर ब्याज लगेगा तो 1 का ब्याज लगेगा। इतना क्लियर। मान के चलिए, ठीक है, देखो मान के चलिए 20% बराबर 1/5। तो हमसे कोई बोले कि 5 का 20% निकालो भाई साहब, अपन यही तो करेंगे ना। 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100, 5 से 5 कट गए, 1 एकम 1, इतना एक ही तो आया, तो अपन डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद चलिए हम आगे की कहानी देखते हैं। ये फ्रैक्शन तो आपको हर हाल में माइंड में सेट रखना है इनको। ठीक है। अब देखें यहाँ पर अभी चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला क्या रहता है अपन वो भी देख ले रहे हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहता है। पहले मिश्र धन का रहता है। मिश्र धन के लिए अपन क्या कहते थे, P इंटू 1+R/100 के ऊपर n की पावर। इससे क्या निकलता था, इससे निकलता था मिश्र धन। इतना क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इसी से एक फॉर्मूला और बनाते हैं। अगर हमसे बोले कोई कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, क्लियर, केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर P तो रहेगा 1+R/100 माइनस n, यानी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी आएगा -P यानी मूलधन कर देंगे, क्योंकि इससे आएगा मिश्र धन और मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो बचेगा क्या, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। इतना क्लियर। अब आपको 4 चीज़ याद रखनी है कि P क्या है, R क्या है, N क्या है। क्लियर। तो देखें P जो हम लेते हैं, P के लिए लेते हैं हम क्या, मूलधन। मूलधन जिसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल। ठीक है। इसलिए हम इसे प्रिंसिपल ना लिख के ना मूलधन लिख के सीधा P लिखेंगे। इतना क्लियर। R होता है क्या, R होता है ब्याज की दर, या जिसे बोलते हैं अपन रेट, तो हम इसके लिए शॉर्ट में लेंगे R। फिर T होता है समय, या जिसे बोलते हैं अपन टाइम, इसे शॉर्ट में लेंगे हम क्या, T। इसके बाद CI। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे CI। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसे। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। फिर होता है अमाउंट। अमाउंट यानी अपन क्या बोलते हैं इसे, मिश्र धन। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, शॉर्ट में अपन पढ़ेंगे इसे A। तो आपको 5 वर्ड याद रखने हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन सॉरी मिश्र धन। तो अपन ये सब चीज़ें अपन इसमें करने वाले हैं। इतना क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद आपको थोड़ी सी एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, वो है हमारे क्यूब। ठीक है। जैसा कि ये है क्यूब, तो क्यूब आपको याद कुछ इस प्रकार से रखने हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब
343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। यहाँ पर 10 है जो कि अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको हम ला दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये है 10, तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अभी होता क्या है क्यूब, आपके दिमाग में एक कौन चीज तो आ रही होगी कि आखिर हो क्या रहा है क्यूब, जो पहली बार पढ़ रहा है। जो लोग पढ़ चुके वो तो ठीक है, जिनको देखो आप टेंशन ना लें, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना चक्रवृद्धि ब्याज, डायरेक्ट ही टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको हम कहीं भी निराश नहीं होने देंगे, आपको ये नहीं लगने देंगे कि बेसिक जरूरी है, ठीक है। हाँ जरूरी तो है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो इतना हम कर देंगे कि आपको ये ना लगेगा कि अगर हम वो ना पढ़ें तो ये बनेगा नहीं। आपसे बनेगा, बट स्पीड नहीं आएगी। स्पीड उन्हीं लोगों की आती है जिनका परसेंटेज क्लियर हो, जिनका रेशियो क्लियर हो, जिनकी कैलकुलेशन हैवी हो, ठीक है, उनकी हम गारंटी ले लेते हैं। बाकी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनका इतना बोल सकते हैं कि उन पर बनेगा, एग्जाम क्रैक भी कर लेंगे एक हद तक, लेकिन स्पीड की प्रॉब्लम हो जाएगी कि जल्दी नहीं ला पाओगे आंसर। तो जल्दी के लिए बेसिक जरूरी थी। बाकी हम आपको यहाँ पे ऐसा करा देंगे कि अगर ना भी पढ़ा हो, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक भी ना पढ़ा हो, तो ये आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, तो देखिए क्यूब निकालने की कई विधि होती है, लेकिन हमने तो केवल ये पढ़ा है एक के ऊपर एक, यानी क्या बोला गया कि केवल एक कितने बार है, एक बार। एक के ऊपर दो यानी कितनी बार है, दो बार, यानी एक का ए में गुणा होगा। एक का क्यूब, ए का क्यूब यानी ए कितने बार है, 3 बार, तो 3 बार गुणा ए में होना है। इतना क्लियर। जैसे हमसे कोई बोले कि भाई साहब 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का वर्ग अपन कितना बताते हैं, यानी 2 का 2 बार गुणा होना है, तो कितना बताते हैं, 2 दूनी 4। अगर कोई हमसे बोले कि भाई साहब 2 का क्यूब बताइए, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का कितने बार गुणा होना है, 2 का होना है 3 बार गुणा, 2 2 और 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इतना क्लियर। कोई हमसे बोले कि 2 के ऊपर 4 की पावर क्या होता है, तो 4 की पावर होता है 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हम केवल आपको इतना बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा केवल उपयोग है यहाँ पर एकमात्र का, वो है क्यूब का, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है कि उसी संख्या का 3 बार गुणा उसी संख्या में। जैसे हमसे कोई बोले कि 9 का क्यूब बताओ भाई साहब, तो 9 का क्यूब अपन क्या करेंगे कि 9 का क्यूब निकालेंगे, तो 9 का क्यूब अगर देखो डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको स्क्वायर तो आता है ना। 9 का वर्ग 81, 81 में एक 9 का गुणा और कर दो, 9 एकम 9, 9 8 72, तो कितना आ गया 719। इसे ही अपन क्यूब बोलते हैं। अब हमने जो पावर्स हैं वो लगाई नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक शब्द में लिख दिया कि क्यूब, यानी अब क्यूब पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसलिए घात नहीं लगाई, और उसमें थोड़ी सी क्लियर, तो बन जाएंगे। ये होते हैं क्यूब। अब देखें जो हमें याद रखने हैं, क्यों रखने हैं, इनका उपयोग भी आपको पता चल जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अपन फिर इनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बिना क्यूब के भी हम आपको दूसरी मेथड से करा देंगे। क्यूब याद होंगे तो बस इतना हो जाएगा कि आपकी जो स्पीड है जल्दी आ जाएगी। तो फैसला आपके हाथ में, आपको याद करना है या नहीं करना, ठीक है। अब देखें 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का 1331, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का 13,824, 25 का क्यूब 15,625, 26 का क्यूब 17,576, 28 का क्यूब 19,683, और 28 का क्यूब 21,952, क्लियर। और 29 का क्यूब 24,389, 30 का क्यूब 27,000। इतना क्लियर।
तो ये क्यूब आपको याद रखने, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी याद रखना या फिर ले सकते हो स्क्रीनशॉट, लेकिन ये आप 100% कर ही लेना, ठीक है। ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट दिलाएंगे। अब बात आती है, तो हमने देखो इसमें हमें चाहिए थी थोड़ी सी परसेंटेज की फ्रैक्शन, तो हमने वो भी आपको कवर करा दिए, इतना क्लियर। और थोड़े से क्यों, बस थोड़े से, हमने ये सोचो कि आपके लिए 100 तक नहीं करा है, ठीक है, आप 30 तक ही बहुत है, इसके बाद अपन देख लेंगे। और देखें जब भी आप क्यों ना निकाल पाए तो आपको ये बात तो माइंड में क्लियर है, यानी उस संख्या कितने बार गुणा होना है। तो ऐसा कोई भी ना होगा कि जिसे स्क्वायर ना आते हो, जैसे 8 का क्यू की बात होगी तो अपन ऐसा भी तो तोड़ सकते हैं, 8 का वर्ग इंटू 8, 8 का वर्ग 64 इंटू 8, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आता है 512, इतना क्लियर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 512 ही तो प्राप्त होता है, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आपको फ्रैक्शन क्यूब और बस इतना। अब फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है नहीं है बाकी, ठीक है, तो ये जरूरी याद रखना। और बाकी हम तो आपको समय समय पे याद दिलाते रहेंगे, लेकिन और आप बस लास्ट तक पढ़ते रहना, बिल्कुल भी समझ में ना आए तो फिर भी आप लगे रहना बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो लगा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखें ये तो होता है फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूले बेस पे भी करेंगे, नॉर्मल भी करेंगे और मूलधन वाले भी करेंगे, प्रिंसिपल वाले, इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद जो हम करने वाले हैं एक चीज़ और इसमें देखें, देखें हम जो आपको बताना चाह रहे हैं एक चीज़ और, देखें हम जो आपको बताना चाह रहे हैं तो वो देखो कि जैसे हमसे किसी ने बोला चलो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के चलिए थोड़ा बड़ा सा आ जाए इसमें, हाँ ठीक है। अब देखें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ए है। देखिए अब जो बात होगी तो मूलधन, आप देखो पी को भी समझ गए, यानी पी मतलब क्या होता है मूलधन, आर को भी समझ गए, आर यानी क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी को भी समझ गए, टी यानी क्या होता है समय, और सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज, और ए यानी अमाउंट या मिश्र धन, इतना क्लियर। तो मिश्र धन में आपको एक चीज़ और हम बता नहीं पाए, तो वो बात ये है कि मूलधन और धन ब्याज, ठीक है, मूलधन और धन ब्याज जब दोनों मिलके बनते हैं उसे बोलते हैं अपन मिश्रण, इतना क्लियर। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क कितना रहता है, इनमें भी उसमें अकेला यहाँ पे एस आई आ जाएगा, यहाँ पर सी आई है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बस इतना फर्क रहता है। एस आई और सी आई में फर्क कितना है, तो देखो एस आई में जो ब्याज लगता है वो केवल लगता है पी यानी केवल मूलधन पर, क्लियर। जैसे आपने बोला कि 10,000 रुपये का 2% की दर से या 10% की दर से 2 वर्ष का चक्र साधारण ब्याज क्या होगा, तो वो केवल मूलधन पर लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज भी लगता है, मूलधन पे तो लेगा वो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो रहेगा लेकिन ब्याज इंटरेस्ट पे भी रहेगा। देखें जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फर्क कितना होता है यहाँ पर P प्लस ब्याज, ब्याज कोई भी हो, ब्याज क्यों हो सीधा, इतना क्लियर, तब ये बनता है। अब देखें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक सी चीज वो ए है। ठीक है अब देखें, तो मान के चलिए
कि एक व्यक्ति के पास कितने हैं, या फिर हमसे कोई बोले कि 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष या फिर अभी 2 वर्ष का देख लो, 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इतना क्लियर। 8,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखें साधारण ब्याज तो अपन पढ़ के आए हैं, तो पहले अपन साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालेंगे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष कितना मिला होगा हमें, पहले वर्ष 10% मिला होगा, दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा 10%। इतना क्लियर। यानी पहले वर्ष 10%, तो 8,000 का 10% कितना होगा, तो आपको बेहतर आता है। तो 8,000 का 10% जब आप निकालोगे तो यही तो करोगे ना, 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा 800। कितना क्लियर। फिर दूसरे वर्ष भी 10%, यानी कितना निकाला अपन ने 800। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 800 और 800 1600। ये तो आ गया क्या हमारा साधारण ब्याज। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगर हमसे कोई बोले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम निकालेंगे तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष भी 10% और दूसरे वर्ष भी 10%, तो पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10%। कितना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि पहले वर्ष 10%, यानी कितना निकाला था अपन ने 800, दूसरे वर्ष भी 10% 800। इसमें एक पहला पॉइंट एक याद ये रखना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है, समान। देखें तो पहले वर्ष का आप देखो इसमें साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान है। अब जो चेंजेस हुआ तो केवल एक चेंज होता है कि 10% दूसरे वर्ष तो मिलेगा, लेकिन जो 10% मिला दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला था कितना मिला था 800, 800 का भी कितना लेना होता है हमें 10%। 800 का 10% लेंगे तो 800 इंटू 10 क्या करेंगे अपन, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, कितना आएगा 80। वैसे तो आप जानते हो कि एक जीरो कम कर दो 10% बचा, तो कितना आ गया 80। इतना क्लियर। फर्क केवल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में इतना होता है कि इसमें केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है और इसमें मूलधन पे तो मिलेगा और साथ में जो आपके पिछले वर्षों या जो आपके वर्ष निकल चुके हैं उन पे भी आपको ब्याज लगेगा। इतना क्लियर। या मिलेगा जब भी आप ऐसा किसी को देंगे या किसी से आप लेंगे तो फिर आप पे लगेगा, सीधी सी बात। यानी कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि जो 80 का डिफरेंस आया है तो ये क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एक्स्ट्रा मिला, यानी एक्स्ट्रा जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे कितना हो रहा था हमारा 1600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1680। फर्क कितने का आया है, तो जो डिफरेंस आया वो आया है केवल 80। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखें इनमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर रहेगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है, उससे भी हम मूलधन निकालेंगे। सब प्रकार के इसमें क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तीसरी बात, हम इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे किस्तों वाले, इंस्टॉलमेंट वाले, जो सबके लिए डाउटफुल होते हैं, तो बहुत आसानी से उनको भी पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहे हो, मेहनत करते रहें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि यहाँ पर जो निकालेंगे अपन, अगर आपने जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता दें। जैसे कि कोई हमसे बोलता था कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है, तो हम क्या करते थे, कौन से कंपैरिजन करते थे। कितना क्लियर। अगर 20% बढ़ती है तो अपन कितना लेते थे 120%। अगर 10% बढ़ती थी तो कितना लेते थे 110%। अगर 20% कम होती थी तो कितना लेते थे 80%। और अगर 10% कम होती थी तो कितना लेते थे, 100 में से 10 माइनस किया तो कितना हो जाता था 90%। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट थे,
इनमें जो हमें करने वाले हैं, ठीक है। और जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन जैसे हम इसमें लगाएं, ठीक है। अगला जो हम देखें इसमें, तो देखें, मान के चलिए मूलधन धन ब्याज, क्लियर, मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, CI और SI, कितनी चीज़ें हो गई, वही 5 हैं। कोई हमसे बोले, सॉरी SI नहीं लेना अभी, हमें यहाँ पर केवल लेंगे मिश्रधन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। कोई हमसे बोले कि 800 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का CI बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप क्या करते, 10 दूनी 20%, और इसका सीधा 20% निकाल दे, कितना आ जाता, 160। तो ये तो आगे हमारा क्या, सीधा सीधा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कुछ भी नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा अलग है, क्लियर। तो बन जाएंगे। अब चलिए इसके बाद हम अगले सीधे क्वेश्चन ही करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। 600 रुपये का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा, ठीक है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना तो अपन नॉर्मल करेंगे। तो देखें P यानी प्रिंसिपल या मूलधन कितने रुपए है, 600 रुपये है। इसके बाद दर कितनी है ब्याज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ले लिया अपन ने 10%। इसके बाद समय यानी टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्रधन, मिश्रधन के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन और धन ब्याज को मिला के होता है मिश्रधन, इतना क्लियर। तो देखें 600 रुपये का 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। तो देखें पहली मेथड होगी क्या, फॉर्मूला, क्लियर। पहली मेथड से देख लो, इतना क्लियर। तो पहली तो देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपन पहले भी कर रहे हैं। पहले इससे आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो हमारा फॉर्मूला है इससे अपन निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो देखिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपन 100 के ऊपर N की पावर, इतना क्लियर। जितने वर्षों की बात होगी वो हम देखेंगे, N मतलब जितने वर्ष की बात हो उतना। तो P कितना है हमारा 600, कोष्टक लगाया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100, कितने वर्षों की बात हो रही है 2 वर्ष की, तो अपन 2 की पावर लगा देंगे, ठीक है, 2 की पावर लगा दी, इतना क्लियर। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, यानी 110/100, या फिर आप एलसीएम लेके भी उसे कर सकते हैं। 100 लिया एलसीएम, भाग दिया 110/100, तब भी बराबर। अब यहाँ पर 2 की पावर है, यानी कहने का मतलब ये कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। तो 600 इंटू 110/100 इंटू 110/100, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक और एक 2, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इतना क्लियर। फिर हम देखेंगे 11 का वर्ग 121, और 121 का 6 में गुणा करेंगे, तो देखें 6 इंटू 121, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो कितना आ गया 726,
लेकिन भाई साहब ये हमारा क्या आया है, ये तो हमारा कितना आया है, मिश्र धन आया है। क्लियर, यानी 726 रुपये हमारा आ गया मिश्र धन। अब देखें मिश्र धन के अलावा हमारे रुपए कितने थे कुल, हमारे पास जो रुपए थे वो थे भाई साहब 600 रुपये, हो गए 726। कितने की वृद्धि हुई है, तो 126 की वृद्धि हुई, यानी हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है कितने रुपया मिला है, 126 रुपये। 126 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा डी आए। इतना क्लियर। लेकिन क्या ये करना बेहतर है, ठीक है, ये कब तक करेंगे आप, फॉर्मूले से कब तक करेंगे, तो ठीक है अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अपन एक विधि और देखेंगे और एक मेथड और देखेंगे जो थोड़ी अच्छी होगी, इससे अपडेटेड और लेटेस्ट होगी। क्लियर, यानी इतना टाइम आपको एक्सपेंड नहीं करना। अब देखें एक आप मेथड और बता दें आपको, एक मेथड और है इसमें कि आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन तो याद होंगे। क्लियर, लगभग सभी लोगों ने परसेंट, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। ठीक है, तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि एक शहर की जनसंख्या 600 है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो अपन क्या करते थे, जब बढ़ती थी जनसंख्या तो अपन क्या करते थे 100 प्लस लेते थे, यानी 10% बढ़ रही है तो कितना लेंगे अपन 110%। अगर 10% कम होती थी तो क्या करते थे अपन 90% लेते थे। इतना क्लियर। लेकिन यहाँ तो 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है चक्रवृद्धि में, तो अपन क्या कर सकते हैं 600 इंटू 110/100 और 110/100, ये बगैर फॉर्मूले के भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, तो इससे आता है, इससे भी आता है हमारा मिश्रण मूलधन माइनस मिश्रण, सॉरी मिश्रण माइनस मूलधन, तो आ जाएगा चक्रवृद्धि पे। क्लियर, इसके बाद हम आपको अगली मेथड और बताएं, तो एक मेथड और है जो बेस्ट है, इसकी अपेक्षा थोड़ी सी बेहतर है। तो देखें थोड़ी सी, ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए थर्ड मेथड देखी जाए तो थर्ड मेथड कुछ इस प्रकार से है, कितने वर्षों की बात है, 2 वर्ष की। क्लियर, अपन ने लिया 1 वर्ष और 2 वर्ष, तो कितने कितने, पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%। पहले वर्ष 10%, यानी 600 का 10% कितना होगा 60, दूसरे वर्ष भी 600 का 10% कितना होगा 60। जब हम दूसरे वर्ष लेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज का भी परसेंट लेंगे, पहले वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है तो 60 मिल रहा है, इसका भी अपन कितना लेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा 6। कितना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी इसका भी हम 10% लेंगे जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है, इनको जोड़ देंगे आपस में 60 और 60 120 और 6, तो कितना हो जाएगा 126, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 126। अगर कोई हमसे मूलधन पूछे तो 600 और 126, तो कितना हो जाएगा 726। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कितने रुपए हो गए 726 रुपये। क्लियर, अब देखें यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मेथड भी बेहतर है कि देखो ब्याज तो हम लेंगे, पहले 10% लिया नहीं 60, दूसरे वर्ष 10% लिया 60, फर्क बस इतना है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो हमें ब्याज मिलता है उसका भी हमें परसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष हमने पहले वर्ष का 10% जो ब्याज मिला था उसका भी ले लिए, तो कितना आ गया 126। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम परेशानी। अब देखें, अब हम आपको एक मेथड और बताएं, बेस्ट मेथड है जो, ठीक है, उनमें उसमें आप कभी फंसने वाले नहीं है, और कोशिश करनी है जब भी देखो, देखें जब ऐसी बात होगी मेथड की, तो फोर्थ मेथड मेथड रहेगी हमारी रेशियो, रेशियो मेथड। तो देखें जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 10%, तो 10% के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं फ्रैक्शन, 10% बराबर कितना होता है 1/10,
10। क्लियर। तो देखें 10% बराबर लिया हमने 1/10, इतना क्लियर। 10% बराबर लिया अपन ने 1/10। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे 10% के लिए, यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देते। तो देखें 10% बराबर क्या बोलेंगे हम, 1/10, इतना क्लियर। यानी कि जो 10 है वो हमारा प्रिंसिपल है, वास्तविक वैल्यू है, जो 1 है वो 10 का परसेंट है, जो भी है। क्लियर। यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। ये हमें जो मिला है वो क्या है, हमारा ब्याज है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें इसमें आपको दो चीज करनी है। पहली ये कि ये तो हो गया हमारा क्या, मूलधन यानी पी यानी मूलधन, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है। कितने वर्षों की बात है, तो 2 वर्षों की बात है। पहले वर्ष कितना मिला होगा हमें ब्याज, फर्स्ट ईयर में 10% मिला, यानी 10 पे कितना मिला, 1। क्लियर। तो हमें जो मूलधन है हमारा 10, एक हमें ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 11। इतना क्लियर। दूसरे वर्ष भी यही कंडीशन रही, दूसरे वर्ष भी यही स्थिति रही है कि हमारा मूलधन था 10, हमें ब्याज मिला या 1, सॉरी ब्याज मिला हमें 1, तो मिश्रण हो गया कितना, 11। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस हमें कुछ नहीं करना है, इनका आपस में कर देते हैं हम गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो 10 दाम के 100 और 11 121। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर हम देखेंगे जो हमारी वैल्यू आई है 100, और जो हमारा मूलधन है, हमारा मूलधन कितना आया है 100, और वहाँ पे दिया कितना गया है 600। तो हम क्या करेंगे कि जो मूलधन है हम ये देखेंगे कि कितने गुना हो रहा है, तो अपन भाग देंगे 600 बटे जो मूलधन आया कितना 100 इंटू कर देंगे 121। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 100 एकम 100, 100 छिंग 600, 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7। कितना प्राप्त हुआ हमें, तो हमें हुआ 726, यानी 121 की वैल्यू पता चली। इतना क्लियर। लेकिन हमसे तो केवल ब्याज पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपन निकाल लो। पहले क्वेश्चन में अपन सब तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी ये भी कर सकते थे, कितने गुना दिख रहा सीधा सीधा 6 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 726। इसे भी अपन 6 गुना कर देते थे। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें, लेकिन हमसे पूछा तो केवल क्या गया था, ब्याज। तो हम ब्याज तो यहाँ पे भी बता देंगे कि हमें जो ब्याज, हमारा मूलधन 600 था, मिल कितना रहा है 726, यानी हमारा ब्याज कितना है 126। चक्रवृद्धि ब्याज तो अपना निकल आया कितना है 126। लेकिन क्या हम इसे डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे, डायरेक्ट ये निकाल सकते थे कि कितना मिल रहा है ब्याज, 21 का ब्याज मिल रहा है। क्लियर। और जब 21 का ब्याज मिल रहा है, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही 6, सीधा गुणा भी तो कर सकते थे, 21 छक्के 126, तो सीधा ब्याज आ जाता। क्लियर। थोड़ा सा आसान हो जाता। बाकी इसमें बताइए कोई दिक्कत है परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? तो देखें, स्टार्ट करते हैं। वही सब बातें हैं। पहले अपन क्या लिखेंगे, मूलधन, रेट, टाइम, CI। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूलधन कितना है 1200 रुपये, मूलधन हुआ 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम
2 वर्ष या 2 साल, बात एक ही होती है। क्लियर। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी है, 10%। तो 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 10% के लिए अपन 1/10 ही तो लिखते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा। यानी 10 हमारा मूलधन है और 1 हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। इतना क्लियर। यानी यहाँ पे लिखा हमने मूलधन, यहाँ पे लिखा हमने मिश्र धन। क्लियर। तो पहले हमें कितना मिल रहा था, तो पहले मिल रहा था हमें पहले वर्ष 10 मिश्र धन, 1 ब्याज मिला था, यानी कितना हो रहा था 11। दूसरे वर्ष भी हम यही करेंगे, मूलधन कितना था 10, ब्याज कितना मिल रहा था 1 यानी 11। इतना क्लियर। इसके बाद हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 10 दाम के, तो यहाँ पे करेंगे 11 11 121। इतना क्लियर। हमने फिर देखा कि जो ब्याज है, सॉरी मूलधन है, मूलधन कितना आ रहा 100, हमें कितना दिया है 1200। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि 100 यूनिट बराबर 1200। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1200 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर। या फिर 121 का सीधा गुणा कर दो। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 बचा 2, 12 एकम 12, 2 14, कितना आ गया 1452। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमारा जो मूलधन था कितना था 1200, मूलधन 1200 था, आया कितना है 5400, 101 1452, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 1452, यानी 1200 1452 कितने की वृद्धि हो रही 252 की। तो राइट आंसर आएगा हमारा, जो हमें ब्याज मिल रहा है 252। ठीक है। लेकिन हम इसे और आसानी से कर सकते थे, तो आसानी हम ऐसे कर सकते थे, जे 100 था, हमें ब्याज कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। हमने देखा कि जो 1200 है तो कितने गुना है 100 का, तो सीधा सीधा 12 गुना ही तो है, तो अपन ने कितना कर दिया इसे 12 गुना, तो 12 का गुणा यहाँ पे कर दिया, 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 25, यानी जो हमें ब्याज मिला कितने रुपए ले मिला 252 रुपये। यानी जो राइट आंसर आया कितना 252। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इसे भी 12 गुना कर देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 2 1452। क्लियर। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा 252 और मिश्र धन आ गया 1452। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी सी भी हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आपको एक और मेथड बताएं या फिर यही बेहतर है। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है अब उसकी। इससे किया करो, क्योंकि ये काम में कहाँ का है, जो 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, तो वहाँ पे बहुत आपको आसानी देगी, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। देखो जो वो वाली मेथड है ना अपन जो अभी इसके पहले कर रहे थे, उसमें टाइम लगता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है, कैलकुलेशन कम होती है, आपको क्यूब आते ही हैं नॉर्मली। क्लियर। तो देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात है, पी आर टी सी आई, पी आर टी सी आई और ए यानी मिश्र धन। इतना क्लियर। पी आर टी सी आई और ए यानी मिश्र धन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10% यानी कितना होता है 1/10। 1/10। मूलधन कितने रुपए दिया है, तो मूलधन दिया है 800 रुपये। इतना क्लियर। मूलधन दिया है
800 रुपये। ब्याज की दर कितनी दी है? 10% दी है। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष या 2 ईयर। इतना क्लियर। इसके बाद ठीक है, सी आई और ए निकालना है। 10% बराबर अपन क्या लिखेंगे? 1/10। यानी हमारा मूलधन 10 था, एक ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद एक साइड लिखेंगे हम मूलधन और एक साइड लिखेंगे हम अपना अमाउंट या मिश्रण। ठीक है, तो कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है। तो पहले वर्ष 10 मूलधन, तो 11 हो जाएगा मिश्रण, यानी 1 हमें ब्याज मिला। दूसरे वर्ष भी यही करेंगे। तो दूसरे वर्ष हमने क्या किया कि 10 मूलधन, ब्याज मिला 1, यानी कितना हो गया? 11। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि 10 दाम के तो 11 11 121। इतना क्लियर। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि हमें जो ब्याज मिला है, अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो जो हमें ब्याज मिला है, ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है हमें 21। हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है? 100। तो मूलधन जितना दिया है उससे मूलधन, इस वाले मूलधन से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8। या फिर हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये कितने गुना है? 8 गुना है। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे अपन? 8 गुना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा 1। 8 एकम 8 और 1 9। कितना हो जाएगा? 968। या फिर हम क्या करेंगे? इसका भी 8 गुना करेंगे। जब इसका 8 गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया? 168। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 168। चक्रवृद्धि ब्याज 168। कोई हमसे बोले मिश्र धन, तो मूलधन धन ब्याज 801 968, तो जो कि हमारा आ चुका था 968। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? फिलहाल तो हमसे पूछा गया है केवल ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि कितनी है? 168। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 168। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपये के मूलधन पर 10% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो देखें, अब थोड़ी सी अपन एक मेथड चेंज कर दे रहा है। मेथड चेंज कुछ इस प्रकार से कर दे रहा है। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है भाई साहब 15,000। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की। कितने कितने परसेंट मिला होगा ब्याज? तो 10% और 10%। ठीक है, तो पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष भी 10%। इसका 10% कितना होगा? 15,000 का 10% 1500। क्लियर। दूसरे वर्ष 15,000 का 10% कितना लेंगे अपन? 1500। तीसरे वर्ष हम क्या करेंगे कि 1500 का 10% कितना लेंगे? 150। यानी जो दूसरे वर्ष में जो ब्याज लेंगे, पहले वर्ष जो ब्याज मिला उसका भी परसेंट लेना होता है। यानी कितना लिया अपन ने? 150। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1500 1500 3000 और 150। इनको जब हम जोड़ेंगे आपस में तो 1500 15 3000 और 150, तो कितना हो जाएगा? 3150। यानी राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3150। ठीक है, ए मेथड भी है, लेकिन ए मेथड 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए ठीक रहती है। 4 वर्ष में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए करा देती है क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पॉइंट भूल जाते हो जिसकी वजह से आंसर में प्रॉब्लम होती है। इतना क्लियर। ए लेकिन इसमें हमारा डायरेक्ट क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर कोई हमसे बोले कि भाई साहब बताओ इसमें मिश्र धन कितना है, तो 15 3 18,150। इनको जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है क्या? अमाउंट 15,000 की जगह 18,150। ये क्या होता है हमारा? अमाउंट, यानी मिश्र धन। इतना क्लियर। ये आ जाता है हमारा मिश्र धन। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए। ठीक है, अब देखें अपन जो रेशियो वाली मेथड है उससे कर ले। क्लियर। तो ये वाली तो ठीक है।
देखा रेशियो वाली मेथड से करें जहाँ वैसे सॉल्व। तो ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्र धन, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष कितना, तो 10% की बात है, 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 10% के लिए लिखते हैं अपन 1/10, यानी 10 मूलधन है, ब्याज मिलता है 1, तो कितना हो जाएगा 10 और 11, 10 और 11। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, 10 और 11। फिर हम देखेंगे इनका आपस में गुणा कर देंगे, 10 दाम के 100, इतना क्लियर। 10 के बाद 11 का किया 121। मूलधन कितना था, मूलधन दिया था हमें 15,000, यानी P बराबर कितना दिया है 15,000। लेकिन हमारा कितना आया है, हमारा तो भाई सब 100 आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने गुना है, तो ये है 15 यानी 150 गुना। ये कैसे निकाला हमने, तो हमने कुछ नहीं किया कि जो हमारा मूलधन था 15,000, उसमें 100 का भाग दे दिया, यानी कितने गुना है 150 गुना। अब जितने भी परसेंट निकालना, जितनी भी यूनिट निकालनी, उनका गुणा कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 150 गुना है, यहाँ पर हम देखेंगे कितना ब्याज मिल रहा हमें 21 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 150। इतना क्लियर। तो 15 एकम 15 बचा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 और 1 0, तो कितना आ गया 3150। इसके बाद यानी कहने का मतलब है 150 गुना हमने इसको किया, 150 गुना इसे भी किया, और 150 गुना हम इसे भी कर देंगे। जब इसे हम 150 गुना कर देंगे तो 15 एकम 15, इतना क्लियर। इसके बाद 15 दूनी 30 और 1 31 बचा 3, 15 एकम 15 और 3 18 और 1 0। तो देखिए इसमें तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसमें कौन कौन सी प्राप्त है, इसमें अलग से नहीं करना पड़ता। देखिए पहली बात तो आपका मूलधन आपको दिया था, है ना, तो ये तो आपका मूलधन है, ये आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका मिश्रण है यानी अमाउंट है। क्लियर। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इनमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देख लें। तो देखें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज क्या होगा। देखें यहां पर 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो देखें पहला यानी यहां पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। तो देखें 10 पर 1 यानी कितना हो जाएगा, जो हमें ब्याज मिल रहा है 10 पर मिल रहा है 10% यानी 1 मिल रहा है, तो हमारा जो मूलधन कितना है 10 है, हो जाएगा कितना 11, 10 है कितना हो जाएगा 11। फिर हम देखेंगे इनका आपस में गुणा कर देंगे, 10 दाम के 100, 11 11 121। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा मूलधन है कितना है 100 और यहाँ पर कितना है 1400। इतना क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे कितने गुना है, तो 1400 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14। फिर गुणा कर देंगे तो ये 14 गुना है, यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है 21, इसे भी कितना कर देंगे 14 गुना। इतना क्लियर। 14 एकम 14 बचा 1, 14 एकम 14 सॉरी 14 दूनी 28 और 1 29, कितना हो गया 294। फिर यहाँ पे भी इसे हम कितने गुना कर देंगे 14 गुना कर देंगे, 14 गुना किया तो 14 एकम 14 बचा 1, 14 दूनी 28 और 1 29 बचा 2, 14 एकम 14 और 2 16, तो 1694 हो जाएगा हमारा मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 294 और मूलधन हो जाएगा हमारा
1400। क्लियर। जब भी ऐसी बात हो तो आप जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 21 का अंतर आया था तो 21 का गुणा कर दो तो 294 प्राप्त होगा। 1400 बटे 100, यहाँ पर 121 का गुणा कर दो तो प्राप्त हो जाएगा 1694। ठीक है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है आप लगा लेना, इसके बाद आगे की कहानी कल देखेंगे। थैंक यू।